नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss article number 135, 136. Now please come to next 135. 135 is not very important, not at all important for your mains. Not little bit, अगर किसी पूछना है जबरदस्ती प्रीलिम्स में तो पूछ लो भैया। आर्टिकल की हेडिंग याद कर लीजिए, जो समझा देता हूं उसमें क्या है। जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। की जो फेडरल कोर्ट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सब्स्टिट्यूट किया है, जिनकी जगह जिस कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया गया, उसके जुरिसडिक्शन, उनका जो क्षेत्राधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट अब एक्सरसाइज करेगी। कैसे, पढ़ लीजिए। अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, जब तक कि संसद कोई विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित नहीं करती है, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है दिस रिगार्ड, द सुप्रीम कोर्ट शैल आल्सो हैव जुरिसडिक्शन एंड पावर्स with respect to any matter to which provisions of article 133 or 134 do not apply, meaning thereby 133 में सिविल मैटर्स, 134 में क्रिमिनल मैटर्स। अब अगर कोई मैटर 133 में कवर नहीं हो रहा है, 134 में कवर नहीं हो रहा है, समझे आप, वो सिविल मैटर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है 133 में, वो क्रिमिनल मैटर्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा है 134 में, लेकिन उस पर फेडरल कोर्ट का जुरिसडिक्शन था। ऐसे मैटर्स में फेडरल कोर्ट का जुरिसडिक्शन था। इफ द जुरिसडिक्शन एंड पावर इन रिलेशन टू दैट मैटर वर एक्सरसाइजेबल बाय द फेडरल कोर्ट and on those matters also supreme court will have the jurisdiction under article 135। मैं इसको रिफाइन करता हूं, दोबारा समझाता हूं। एक कोर्ट थी, उसका नाम था फेडरल कोर्ट, जो कि संविधान के अस्तित्व में आने से पहले इंडिया में थी। उसको रिप्लेस करके आई आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट। सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 135 ये कह रहा है कि ऐसे जो मैटर्स हैं जो 133 और 134 में कवर नहीं होते, जिन पर ये 133 अप्लाई नहीं होता, 134 में अप्लाई नहीं होता, सही है। लेकिन जो ऐसे मैटर हैं उन पर फेडरल कोर्ट अपना फैसला सुनाती थी, फेडरल कोर्ट का जुरिसडिक्शन था उनमें, तो ऐसे मैटर्स का सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिसडिक्शन होगा, बस। सही है। भले ही 133 में नहीं आते, भले ही 134 में नहीं आते, लेकिन वो कहां आते थे? फेडरल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी वो आएंगे, बिकॉज ऑफ 135। समझे आप। नाउ कम टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज 136। बहुत सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना है कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या ये मैटर 133 में आता है? नहीं आता है। क्या ये मैटर 134 में कवर हो जाएगा? नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन कीजिए, क्या इस मैटर पर फेडरल कोर्ट का जुरिसडिक्शन था? यदि आंसर यस, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिसडिक्शन उस पर होगा। बस सिंपल सी बात है। सिंप्लीफाइड हो गया। अब बढ़े आगे को। नाउ कम टू 136, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 136, every word, every single phrase of this article is very important. Please learn it by heart. Exact words में याद कीजिएगा इसको। And see the opening words. Notwithstanding anything this court in this chapter. Notwithstanding anything in this chapter, हिंदी बताएंगे आप? इस अध्याय के किसी बात के होते हुए भी, मीन्स कुछ हो या ना हो, 136 will override over everything now। समझे आप। Notwithstanding anything this chapter, इस चैप्टर में, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इट मीन्स व्हाट, कि किसी इस अध्याय में किसी भी आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, उस पर 136 प्रवेल करेगा। 136 को वरीयता दी जाएगी, जो बातें अब यहां पर आएंगी। अब क्योंकि अभी मैंने आपको 132, 133, 134 में एक जगह बहुत कई बार कहा, इसी फाइनल 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 अपील कब जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर, अंतिम आदेश के विरुद्ध जा रही है। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ 136। 136 में ऐसा नहीं है। देखो क्या लैंग्वेज है,
The Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment. The word is what? Any judgment. Highlight this. Any judgment. किसी भी निर्णय के विरुद्ध. Any judgment. सुप्रीम कोर्ट बात ही नहीं है कि वो अपील तभी सुन पाएगी जब मामला अंतिम रूप से निर्णित हो जाएगा, फाइनल ऑर्डर हो जाएगा तो. एंड दिस इज दैट इज व्हाई दे यूज द स्पेशल वर्ड ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील. अपील करने के लिए विशेष, मैडम हिंदी बताइए, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील. विशेष इजाजत दे सकेगा, विशेष इजाजत, स्पेशल लीव, स्पेशल परमिशन टू अपील. समझे आप? दिस इज नॉट जनरल अपील, स्पेशल अपील. सी द वर्ड्स, स्पेशल अपील. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वेटिंग फॉर फाइनल ऑर्डर इन दिस केस. दिस इज अगेंस्ट एनी जजमेंट, judgment, decree, determination, sentence, whatever it may be, and any court or tribunal in the territory of India. हिंदुस्तान के क्षेत्राधिकार में कोई सी भी कोर्ट हो, कोई सा भी न्यायालय हो, कोई सा भी ट्रिब्यूनल हो, उसका कोई सा भी जजमेंट हो, एनी जजमेंट. So that is, this is the specialty of this. Why it is so? Sometimes time may be running out of this. ऐसा हो सकता है कि this is a matter of extreme importance. इसके लिए हम सालों साल अंतिम उसका निर्णय नहीं कर सकते. तो एक वे आउट खोला गया कि अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या हमें इसे विशेष इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. इट इज द डिस्क्रिशन एंड दिस इज द वर्ड सुप्रीम कोर्ट में, इन इट्स डिस्क्रिशन. तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है कि उस मैटर के विरुद्ध अपील सुने या नहीं सुने. प्रीलिम से क्वेश्चन कहां से आएगा? तो एनी जजमेंट कि ऑर्डर फाइनल होना जरूरी नहीं है. आर्टिकल कौन सा है? 136 है. थर्ड क्वेश्चन कौन सा आएगा? सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिस्क्रिशन है. फोर्थ, कोई बाध्यता नहीं है कि हाई कोर्ट से आए. 132, 133, 134 में अपील इज कमिंग ओनली फ्रॉम द हाई कोर्ट. हियर अपील कैन गो इवन फ्रॉम द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू दिस एनी ट्रिब्यूनल, एनी कोर्ट. नो नीड कि अपील हाई कोर्ट से आएगी. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ 136. ओनली वन एक्सेप्शन इज दिस. Nothing in this clause shall apply to any judgment, determination, sentence, or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. Armed forces की हिंदी बताइए मैडम. सशस्त्र, सशस्त्र बल से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत यदि किसी न्यायालय के ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो उसके निर्णय के विरुद्ध 136 में नहीं जा सकते आप. और यहां से मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे. कई बार आया क्वेश्चन ये कि क्या एक कोर्ट है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्म्ड फोर्सेस रिलेटिंग टू लॉ रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस. सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल का गठन किया गया. देखो मैं हिंदी क्यों बोलने लगा हूं ताकि आप लोग कम से कम थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन करें, आप मूव करें. जरूरी है थोड़ा सा ऐसा बोलना, है ना. बोल तो नहीं होता हिंदी से. हाँ. और उस ट्रिब्यूनल ने, उस न्यायालय ने, उस कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जजमेंट दिया. तो इस 136 में उसमें अपील नहीं जा सकते आप. यू विल हैव टू फॉलो द रेगुलर प्रोसीजर इन दैट. समझ रहे हैं बात क्या है? ऐसा नहीं उसमें अपील नहीं होगी. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन वाली कोर्ट से रिलेटेड में कोई अपील नहीं होगी. मैं ये कह रहा हूं कि 136 में अपील नहीं होगी. उसमें ऐसा नहीं हो सकता उसने जजमेंट दिया आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग जाए. उसका जो प्रोसीजर है, वेदर अपील हाई कोर्ट जा रही है तो पहले हाई कोर्ट जाएंगे आप, फाइनल ऑर्डर में जाएंगे आप, एनी जजमेंट में नहीं जाएंगे आप. एनी ऑर्डर के विरुद्ध नहीं जा सकते आप. 136 की जो 136 जो रिलैक्स करता है आपको, 136 क्या कहता है? एनी जजमेंट, है ना, एनी ऑर्डर. तो इनके एनी ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते आप. दिस इज द रेस्ट्रिक्शन और एक्सेप्शन टू द 136. कर लेंगे आप. बढ़ू आगे, हो जाएगा. तो आई बिलीव आपको ये आर्टिकल बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा. तो प्लीज़ काइंडली एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए. कोई क्वेरी हो तो वो लिख देना आप इसमें. और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप. थैंक यू वेरी मच.